ओके एवरीवन, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फाइनली चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू किया था चैप्टर का। आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करें, दैट इज व्हाट इज डायग्राम एंड ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब इस चीज क्या है, देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस चीज को कि भाई डायग्राम क्या है, ग्राफ क्या है, और इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी काफी बार पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगी एक साइड डायग्राम को, एक साइड ग्राफ को। ठीक है, सेपरेटली भी पढ़ेंगे, प्लस एज अ डिफरेंस बिटवीन के तरीके से भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला हम लोग पढ़े डायग्राम। और दूसरे साइड यहाँ पे मैं बनाऊंगी ग्राफ। ठीक है, एक साइड डायग्राम, एक साइड ग्राफ। देखो अभी डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट क्या है, अगर आप डिफरेंस बिटवीन लर्न करते हो तो कभी भी क्वेश्चन आपका अगर डायग्राम रिलेटेड पूछते हैं तो प्लीज ये यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे ना डायग्राम रिलेटेड, सारी पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। अगर ग्राफ रिलेटेड पूछे तो ग्राफ रिलेटेड जो भी यहाँ पे लिखा हो वो आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। समझे? तो आपके 3 आंसर कवर हो जाएंगे अगर आप एक डिफरेंस बिटवीन करते हो। तो अगर आपसे डायग्राम पूछे तो व्हाट इज डायग्राम, तो सारा उस साइड, ग्राफ पूछे तो सारा ग्राफ साइड, और डिफरेंस बिटवीन पूछे तो सारा डिफरेंस बिटवीन। अब देखो डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क में पूछे तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स हियर, 4 पॉइंट्स हियर। ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना है अगर 2 मार्क्स में आए। लेकिन अगर 3 मार्क में आता है डिफरेंस बिटवीन के, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ, तो आपको इस साइड 6 पॉइंट्स लिखने हैं, इस साइड 6 पॉइंट्स लिखने हैं। सीबीएसई वाला रूल नहीं चलता है कि भाई 3 मार्क में 3 पॉइंट लिखिए और खत्म। गुजरात बोर्ड है और गुजरात बोर्ड में आपको डबल लिखनी पड़ती है, वो भी दोनों साइड। ये साइड भी 6 पॉइंट्स लिखनी पड़ेगी, ये साइड भी 6 पॉइंट्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके एवरीवन, तो मैं टोटल करवाऊंगी आपको 7 पॉइंट्स डायग्राम और ग्राफ के डिफरेंस बिटवीन की, ताकि आप एटलीस्ट 6 तो याद कर ही लो। ठीक है, तो मैं टोटल 7 पॉइंट्स कवर करूंगी। अब सबसे पहले तो देखो बेसिक मीनिंग तो दोनों की सेम ही है। क्या है मीनिंग डायग्राम की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ observable data by way of picture. This is your meaning. क्या है? It is a representation of observable data by way of picture. अगर आपकी डायग्राम की 1 मार्क में मीनिंग पूछे तो यू हैव टू राइट दिस कि डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम? ऑब्जर्वेबल डेटा का। किस तरीके से? बाय वे ऑफ पिक्चर, पिक्चर के फॉर्म में है। और इस चीज का ऑब्जर्वेबल डेटा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को टेबल दी हुई होती है और उसी टेबल को हम लोगों को डायग्राम या तो ग्राफ में कन्वर्ट करके एक पिक्चर के फॉर्म में हमको प्रेजेंटेशन करनी होती है, जिसको हम लोग डायग्राम बोलते हैं। ग्राफ की भी दोनों की सेम मीनिंग ही आएगी कि ग्राफ इज ऑल्सो representation of observable data by way of picture। ठीक है, दोनों की डिफाइन सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस शुरू होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है स्टैटिस्टिकल नॉलेज। कल ही हम लोगों ने बात की थी स्टैटिस्टिकल नॉलेज के रिलेटेड। कोई मुझे बता सकता है कि कहां पर स्टैटिस्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड कंपलसरी है? मैम ग्राफ में। ग्राफ में, वेरी गुड। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आएगी स्टैटिस्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड। समझे? और यहाँ पर डायग्राम के लिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज
नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गई। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मुझे आप बता सकते हो, सबसे पहले तो मीनिंग समझे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब कि कोई हम लोगों को वो चीज समझाए या नहीं समझाए, हम खुद ही समझ सकते हैं। तो मुझे बता सकते हो कि डायग्राम और ग्राफ कौन सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज को, हम समझ जाते हैं। डायग्राम। डायग्राम, वेरी गुड। तो डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब कल मैंने जो एग्जांपल लिया था इस तरीके का, हम लोगों ने ली थी सेल्स मंथ और सेल्स हम लोगों ने लिया था। तो मुझे बताओ इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो। ये क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इंसान खुद समझ सकता है। लेकिन ग्राफ को क्या करना पड़ेगा? मुझे समझाना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में चीज आएगी, तब आपको समझ में आएगा ग्राफ। क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना इसका, ये ग्राफ बना कैसे भाई, समझे? तो इस चीज को पूरी कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज और पूरी डेटा वगैरह आपको कैलकुलेट करना मुझे सिखाना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा, समझे? तो ग्राफ क्या है? ग्राफ is not self-explanatory. ठीक है, क्लियर? थर्ड पॉइंट एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम लोग, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे आपको बुक बताया गया है कि डायग्राम में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चाहिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल ईयर दिया हुआ होगा या जैन फेब ऐसा सब कुछ दिया हुआ, या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और सामने भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका मीन मीडियन और हम लोग स्टैट्स में वो निकालते थे कि यहाँ पे x बार इधर y बार, तो यहाँ पे 1 2 3 या 5 10 10 5 10 15 20 ऐसा किया हुआ हो, तो मतलब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, समझे? और ग्राफ में यूज होती है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब 0 to 10, फिर या सॉरी 0 to 9, 10 to 19, फिर 20 से 29, दिस इज अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, समझे? तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरली ग्राफ के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ग्राफ के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, तो आप बताओगे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। और डायग्राम के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, समझे? तो इसको ना मैं नोट कर देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट आ जाती है, दैट इज यूज बाय। कौन यूज करता है डायग्राम्स? तो सबसे पहला एग्जांपल बताऊंगी, एडवर्टीजमेंट कंपनीज। जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती है वो ऐसे डायग्राम्स, ऐसे वाले डायग्राम्स, बार डायग्राम, पाई डायग्राम्स, ऐसा सब कुछ यूज करती है। सेकंड, अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बालाजी का एग्जांपल दिया था, तो है ना एडवर्टीजमेंट के लिए बालाजी कंपनी यूज कर सकती है अपने ऐसे डायग्राम्स और ये सब कुछ, तो ये प्लस सेकंड गवर्नमेंट भी यूज करता है बार डायग्राम या पाई डायग्राम वगैरह कंपैरिजन करने के लिए, इंडिया चाइना का कंपैरिजन करना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंपैरिजन करना हो, नेशनल इनकम 2 कंट्रीज की 4 कंट्रीज की देखनी करनी हो, तो कंपैरिजन पर्पस से हम मतलब गवर्नमेंट सरकार भी यूज करती है। इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओ वगैरह होते हैं वो भी जनरली डायग्राम्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे
पे तीन आपके बुक के अंदर है ना, तीन एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग जने यूज करते हैं डायग्राम्स वगैरह, तो एक सिंपल है, डायग्राम कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जनरली आपके बुक के अंदर तीन यही नाम लिखे गए हैं, तो मैं इन्हीं तीन नामों को हाईलाइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ग्राफ कौन यूज करता है, तो यूज बाय एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है, जो रिसर्च करते हैं, ऐसे लोग डायग्राम और ग्राफ इसमें ग्राफ यूज करते हैं जनरली। ऐसे सब जो है ना इन्फ्लेशन के और ये सब के, वो कब होता है, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स जो होते हैं ना, एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, वो ग्राफ का जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता है आगे चलकर जैसे हम लोग आगे चल के पीएचडी करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो उसमें हमारा काम भी है ना ये रिसर्च करने का ही रहता है। आगे फर्दर स्टडीज जैसे अगर पीएचडी होती है तो उसमें पूरा रिसर्च का काम होता है, और रिसर्च में हम लोग डिफरेंट डेटा तो कलेक्ट करते ही अलग अलग जगह जो हमारा टॉपिक हो, और फिर उसके बेस पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी उस डेटा की हम लोगों को पीएचडी के अंदर प्रेजेंट करनी होती है। तो पीएचडी बहुत मतलब एक हायर लेवल डिग्री आ जाती है, हायर लेवल स्टडी आ जाती है, तो उसमें भी इवन जो रिसर्च का काम होता है, या इवन आप आगे चलकर एमबीए वगैरह भी करोगे ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ टॉपिक के रिलेटेड आपको रिसर्च करने के लिए बोलेंगे। तो आपको डेटा तो बतानी है, एक्सेल में आप बताओगे, प्रेजेंटेशन करोगे, तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो डेटा को आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, समझे। लेकिन एमबीए वगैरह में कैसे जनरली इतने मतलब कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स यूज नहीं होते हैं। हम जो पीएचडी करते हैं ना, तो उस पीएचडी में हम लोगों को स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्टैट्स के आते हैं जो हमको खरीदने पड़ते हैं, और फिर उस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को प्रेजेंट करते हैं। हमारा टॉपिक को हम लोग सामने जो भी रहते हैं इंस्टीट्यूट वाले जहाँ से हम लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वहां पे हमको प्रेजेंट करते हैं। तो इवन रिसर्चर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो लोग जनरली ये सब चीजें करते ही है। और आपको पता है ये एमएस वर्ड, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब में कैसे छोटे मोटे डायग्राम्स और ऐसे आपको दिखेंगे, जस्ट ग्राफ वगैरह भी नॉर्मल वाला दिखेगा। जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स होते हैं ना, उसके लिए तो हमको स्पेशली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, या तो फिर है ना हम लोगों को गूगल से काफी ऐसे फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम लोगों को डाउनलोड करके हम लोग वो यूज कर सकते हैं, समझे। तो ऐसा सब कुछ होता है, ग्राफ वगैरह हम लोग बनाते करते हैं, डेटा यूज करते, क्योंकि ग्राफ के लिए ना विदाउट स्टैटिस्टिकल नॉलेज आप उस चीज को कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी फॉर्मूला डालनी है, किस तरीके से ग्राफ बनाना है, किस तरीके से ग्राफ बनेगा। जब तक उस चीज का आपको नॉलेज नहीं है ना, तब तक आपको कोई काम ही नहीं है उस चीज में। आप क्या करोगे, मैं आपको बोलूंगी भाई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर गूगल से ना ये वाला है, आप है ना डाउनलोड कर दो, आप बोलोगे क्या करें हम, हमारा तो कोई वर्थ ही नहीं, कोई यूज ही नहीं है हमारा उस चीज का। तो यूज किसका होता है, जो रिसर्चर्स करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड्स में, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो लोग इस सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, जिनको जबरदस्त का स्टैटिस्टिकल नॉलेज होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए स्टैट्स, डेटा कलेक्शन और ऐसे सब चीजों का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये यूज बाय एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, दैट इज ग्राफ पेपर। मुझे बता सकते हो कि किसमें कंपलसरी ग्राफ पेपर चाहिए होता है, डायग्राम या फिर ग्राफ? ग्राफ में मैम, ग्राफ में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पॉइंट कि ग्राफ पेपर इज कंपलसरी। और यहाँ पे ग्राफ पेपर इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। ग्राफ पेपर इज नॉट कंपलसरी। तो 6 पॉइंट तो ऐसे हो गई आपकी। अगर आपसे डायग्राम का शॉर्ट नोट पूछते हैं तो आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, ये चीज की हैबिट अभी से ही डाल देना। 12th स्टैंडर्ड में
पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखते, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं। तो आपको ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखना पड़ेगा। अब जैसे डायग्राम रिलेटेड शॉर्ट नोट 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो ये साइड आप वो सारी पॉइंट्स कवर कर सकते हो, वही तो मतलब है। आप पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट्स में लिखो, लेकिन प्रेजेंटेशन जो होती है अच्छी खासी, वो आप इसमें पॉइंट्स में करो तो काफी अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन लगता है और काफी अच्छे सीधे सीधे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। अभी इसकी 7वीं पॉइंट है, दैट इज एग्जाम्पल। तो डायग्राम का एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकता है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल ऑफ डायग्राम, वो तो बता ही सकते हो आप मुझे। बार डायग्राम। बार डायग्राम, यस, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, समझे, लाइन डायग्राम। तो ऐसे सब एग्जांपल्स, हमको 7वीं पॉइंट जो लिखनी है वो क्या लिखनी है? एग्जांपल्स की। इवन आप 8th नंबर पॉइंट भी बता सकते हो कि डायग्राम का स्पेसिमेन बताओ आप कि डायग्राम कैसा होता है। तो ये जैसे स्पेसिमेन मैंने बार डायग्राम का बताया, तो आप इस तरीके से भी उस चीज को बता सकते हो ताकि आपका आंसर और प्रेजेंटेबल बने, समझे। तो ये स्पेसिमेन आप दिखा दो ताकि जो भी एग्जामिनर जो चेकर होगा ना, उसको चेक करने में पूरी की पूरी मार्क्स दे देगा आपको। भाई 3 मार्क्स में पूछते हैं तो पूरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कहीं पे उसको चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। देन ग्राफ है, तो ग्राफ में हम लोग एग्जांपल जैसे हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ठीक है, फिर इवन टाइम सीरीज। तो ये जैसे मैंने जो बनाया हुआ है ना, वो टाइम सीरीज का ग्राफ बनाया हुआ है, जो कि आप अपने स्टैटिस्टिक्स 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा आपको चैप्टर सिखाया जाएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकल नॉलेज दिया जाएगा इस ग्राफ को बनाने के लिए, कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो असलियत में कैलकुलेशन के साथ कैसे बनाते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन आप करना सीखोगे अपने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 के अंदर, समझे, पूरा डिटेल किया हुआ है उसके अंदर। तो आप इवन इसका स्पेसिमेन भी ग्राफ के अंदर बता सकते हो। तो 2-3 एग्जांपल लिख दिए, एग्जांपल टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन कर्व, ऐसे 4-5 एग्जांपल लिख के आप इवन ग्राफ का स्पेसिमेन भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 8th नंबर पॉइंट, भाई कोई पॉइंट नहीं याद आ रही है तो स्पेसिमेन बता दो, तो भी आपकी पॉइंट्स कवर हो सकती है काफी अच्छे से, ठीक है। तो क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ और उसका डिफरेंस क्या क्या है। नाउ यू आर क्लियर विद द डिफरेंस कि भाई डायग्राम और ग्राफ दोनों अलग अलग चीज है, सेम नहीं है, भले उनकी मीनिंग सेम है लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो उनको डिफरेंशिएट करती है। सो एवरीवन क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स? कोई भी पॉइंट में किसी को डाउट तो मुझसे पूछ सकता है। यस, एनीवन? यस, संक्षेप, सुजल, विनीता, खुशी, ज्योति, चिराग, एनीवन? किसी को कोई डाउट? नो? क्लियर एकदम? ओके फाइन, चलो। सो अब हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यस आदित्य, बोलो बोलो, कौन से पॉइंट में आपको डाउट है? दी आपने बोला कि अलग अलग बनाते हैं ग्राफ्स, तो दी अगर ये कॉर्पोरेट ऑफिस में कौन से यूज होते हैं, डायग्राम भी कॉर्पोरेट ग्राफ? ऑफिस में ना जनरली कॉर्पोरेट ऑफिस में ये डायग्राम्स वगैरह ही बनते हैं, ग्राफ्स वगैरह बहुत रेयर, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं ना, दीदी दीदी वो दीदी लोग। आपका आवाज ग्लिच हो रहा है। यस आदित्य, ग्लिच आपको हो रहा क्लियर है है आवाज? यस दी। हाँ, तो जो आप बोल रहे हो ना कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह में, वो हम लोग ये क्लस्टर बार डायग्राम और ये बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ऐसे सब, ये वर्ड और एक्सेल, ये सब यूज करके ही हम लोग बनाते हैं। जनरली एक्सेल यूज किया जाता है ग्राफ्स और डायग्राम्स बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे हम तीनों चीजें ना साथ में यूज करते हैं। कभी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई भी प्रेजेंटेशन देनी होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तीनों चीजें, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। एक्सेल के अंदर पूरी डेटा हम लोग लिखते हैं और वो डेटा लिखकर सीधा अगर हम लोग वो डेटा को सिलेक्ट कर हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे ना डायग्राम में, कोई भी हम लोगों को जैसा चाहिए, बार चाहिए या फिर क्लस्टर चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मेल फीमेल जैसा है लिटरेसी रेट में, तो ऐसा अगर एक से ज्यादा होता है
तो कैटेगरीज वगैरह, तो हम लोग इवन क्लस्टर बार बना देते हैं। तो एक्सेल में पूरा डेटा लिखकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसी ग्राफ को कॉपी पेस्ट करके हम लोग अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेकर जाते हैं, समझे? तो ऐसा तीनों चीजें साथ में यूज करते हैं। पूरा एमएस ऑफिस ऐसा समझ लो, पूरा एमएस ऑफिस यूज करते हैं हम लोग एक प्रेजेंटेशन अगर हमको रेडी करनी होती है ना। ऐसे तो पीपीटी बनाने के वक्त भी एक्सेल नहीं यूज करे तो चल जाएगा, ग्राफ ये डायग्राम्स वगैरह बन सकते हैं, लेकिन ग्राफ्स के लिए ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर काफी, तो ऐसा होता है कि अगर आपको डायरेक्ट टाइम सीरीज का विदाउट कैलकुलेशन आपको ग्राफ बनाना हो ना टाइम सीरीज वगैरह का, तो आप डायरेक्टली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर गूगल से, ये फ्री डाउनलोडर्स होते हैं, काफी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है गूगल पे, या फिर हमको परचेज करने पड़ते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो सॉफ्टवेयर, तो हम वो परचेज करके या फिर फ्री डाउनलोड अगर अपने को मिलता है तो वो करके विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लोग ऐसे ग्राफ्स प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना, तो कैलकुलेशन बहुत सारी होती है ग्राफ्स में, क्योंकि आगे चलकर इतने डिटेल टॉपिक्स होते हैं। आप जब बीबीए करोगे या फिर एमबीए वगैरह करें अगर हम लोग, तो उस वक्त है ना लीनियर प्रोग्रामिंग और ऐसे सब करके ना बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स आते हैं, तो जिसके अंदर बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो उस कैलकुलेशंस करने के लिए आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो वो आपको कोई ना कोई फैकल्टीज, कोई ना कोई प्रोफेसर और उससे सामने टीचर से सीखना ही पड़े उस चीज को। अदरवाइज तो कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरे को नहीं लगता है कि इतना डेप्थ में जाते हो। हाँ भाई, वो रिसर्च या इनोवेशन कुछ करते हो तो वो ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिसेज होती है या कॉर्पोरेट है तो उसमें तो ये डायग्राम्स ही यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट आपको? यस आदित्य, क्लियर हो गया आपका डाउट? यस मैम। ओके चलो, सो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? दैट इज इम्पोर्टेंस। ये जो है ना डिफरेंस बिटवीन और उसका शॉर्ट नोट, वो मैंने ना नोट्स में दिया हुआ है और आज से होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा सभी लोगों का। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको होमवर्क देगा, जितने क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में उतने क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, ताकि क्या होगा, देखो 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स और ओसी का जो पेपर होता है वो लेंथी होता है, और होमवर्क देने का ये एक रीजन है कि सबसे पहले भाई हम लोगों ने जो लेक्चर में किया, अगर आप उसी चीज को लिखोगे पढ़कर तो आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा, एंड सेकेंड थिंग आप लिखोगे तो आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी, तो दोनों बेनिफिट्स होंगे, और आपका पेपर जब 100 मार्क्स का आएगा तो पेपर कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है, लिखकर आप मुझे इमेजेस भी पर्सनली शेयर कर सकते हो अपने होमवर्क का, मैं आपको टाइम अलोकेट कर दूंगी कि इतना आपके पास टाइम है, इस टाइम तक आप मुझे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एवरी डे जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे ग्रुप में, और आपको वो होमवर्क कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ भी सेंड कर सकते हो, कैम स्कैन करके, या तो पीडीएफ मुझे शेयर कर लो, या तो फिर आप भाई 1-2 पेजेस का ही है तो पीडीएफ नहीं बनाने की, सीधा इमेजेस ही शेयर कर सकते हो अपने होमवर्क के। लेकिन जो होमवर्क नहीं करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हाँ, उसके मैं पेरेंट्स वगैरह को कॉल और ऐसी सब चीजें होंगी, क्योंकि होमवर्क करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो पीछे चलकर दिक्कत नहीं होगी, समझे? तो स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे 1-1, 2-2 क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, लर्न करते जाओ, तो जब भी टेस्ट होगी ना तो आपके पास एक साथ बर्डन नहीं होगा, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होगा वो चीज। ठीक है, सो एवरीवन, हर किसी को होमवर्क टाइमली सबमिट करना है। ठीक है, तो आज से होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, और आपके नोट्स में ना हर चीज दी हुई है, जो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग, हर चीज नोट्स के अंदर बताई हुई है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस को हम लोग सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, सीधा नहीं पूछे,
कि भाई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, मैं ऐसा करके पूछूं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, या एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंस आप ध्यान पे रखो अभी से ही कि इंपॉर्टेंस वर्ड की जगह पे सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स या रिक्वायरमेंट, why it is necessary or why it is required, what are the important points, what are the necessities, ऐसा सब करके ट्विस्ट करके वही क्वेश्चन को पूछते हैं, समझे। तो चाहे ओसी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, दोनों में ऐसी सब चीजें ट्विस्टिंग होती है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मैं वो हाईलाइट करूंगी, ठीक है। चलो, सो इम्पोर्टेंस क्या क्या है ग्राफ्स और डायग्राम्स के इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको दिए हुए 6 पॉइंट्स, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में पूछे तो आपको 6 के 6 पॉइंट्स आपको बताने हैं, अगर 2 मार्क्स में पूछे इंपॉर्टेंस तो यू हैव टू राइट एनी 4 पॉइंट्स, ठीक है। 2 में 4, 3 में 6, ये समझ के ही चलो अभी से। इंपॉर्टेंस, सबसे पहली चीज क्या लिखी है इसके अंदर, देखो, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लेक्स बट मेड इजी विद द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। पीयूष ने कल ही ये चीज बोली थी कि जो हम लोग भाई इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को और ऐसे सब चीजों को हार्ड मानते हैं वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ, ठीक है। तो मेड इजी, मैं शॉर्ट हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे कौन सी चीजें शॉर्ट में लिखी है। फिर है सेकेंड पॉइंट आपको दी हुई है, ट्रेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन बी इजीली स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड लाइन। अब हम लोग समझेंगे ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स वो नहीं रिटेल स्टोर है वो वाला नहीं ट्रेंड्स, हाँ। ट्रेंड्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, क्या होता है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी अगर मुझे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखना हो, ठीक है, 2001 से लेकर 2020 तक मुझे क्या देखना हो, कंट्री का ग्रोथ देखना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या होगा, अलग अलग ईयर में ये जो डिफरेंट ईयर्स है उसमें ना डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा कंट्री में, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ डिफरेंट ईयर्स में। लेकिन अगर मुझे एक एनालिसिस करना हो कि यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ 2001 से 2020 तक कैसे गया, क्योंकि ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये दो तरीकों से। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ 20 ईयर्स में कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है कि फ्लैट है, समझे। तो इस तरीके से 3 चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक क्या करूंगी, एक लाइन क्रिएट करूंगी। अब वो लाइन अपवर्ड्स जाए या वो लाइन डाउनवर्ड्स जाए, वो दोनों हो सकती है। तो ये देखो ये लाइन जो जा रही है वो जा रही है ऐसे, समझे, ऐसे फ्लैट। काफी बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंट ईयर्स का है, ठीक है। काफी बार क्या होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट, तो ये कैसी जा रही है, ये अपवर्ड्स जा रही है। मतलब 2001 से 2020 में ये जो लाइन बनाई मैंने, जो लाइन क्रिएट की मैंने, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड। अब ये लाइन चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी हो मुझे कंट्री की 2001 से 2020, मुझे पॉपुलेशन देखनी हो, मुझे लिटरेसी रेट देखना हो, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट देखना हो, मुझे पॉवर्टी देखना हो, मुझे इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखनी हो, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड अगर मुझे एनालिसिस करना है, मैं क्या कर सकती हूँ,
डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का ले लूंगी और सीधी स्टार्टिंग से एंडिंग लाइन तक क्या करूंगी, एक लाइन क्रिएट करूंगी। तो ये लाइन कैसे जाएगी, अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स या तो ऐसे फ्लैट एंगल से। तो इससे क्या पता चला कि 2001 से 2020 में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का क्या हुआ है, हाँ भाई इंक्रीज हुआ है। सीधा एनालिसिस 20 सालों का, मुझे एक एक साल का नहीं देखना है। ये क्या है, ये जो कर्व्स बनाए हैं मैंने अप डाउनिंग, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। लेकिन ये क्या है, एक लाइन से मुझे क्लियर कट दिमाग में आइडिया आ गया कि 2001 से 2020 इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, बड़ा है। 2001 से 2000 लास्ट 20 सालों में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है ऑन एन एवरेज, समझे। तो ये ट्रेंड लाइन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन से हम लोग एनालिसिस कोई भी टॉपिक को कर सकते हैं, समझे। तो ये भी ट्रेंड्स भी अगर हम लोगों को जानना हो तो ये ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ट्रेंड का मतलब लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में, ठीक है। और तीसरी चीज आ जाती है changes occurring in various sectors can also be easily understood। कि भाई जो डिफरेंट सेक्टर्स है, अब जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब उनका नेशनल इनकम, भाई एग्रीकल्चर से कितना नेशनल इनकम आता है, सर्विस सेक्टर से कितना नेशनल इनकम आता है। तो अगर हमको डिफरेंट सेक्टर्स के रिलेटेड कंपैरिजन करना हो तो भी हम लोग कंपैरिजन क्या कर सकते हैं। और इवन चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो हम लोग ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल को अगर मैं, ये है 1901, ये है 2001, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस, समझे। तो ये क्या किया, ये डिफरेंट सेक्टर्स और ये डिफरेंट सेक्टर्स के रिलेटेड नेशनल इनकम क्या हुई, बनाया क्लस्टर बार डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पैरामीटर्स के लिए। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस, तो पहले क्या था, 1901 के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल इनकम आती थी एग्रीकल्चर से, और फिर इंडस्ट्रीज में से इतना नेशनल इनकम आता था और सर्विस सेक्टर में से इतना नेशनल इनकम आता था। 2001 में क्या हो गया, आप कंपेयर कर सकते हो, चेंजेस भी देख सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में और कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आएगी कि जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो, और चौथी पॉइंट यहाँ पे आती है, कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना हो, वो भी आप कर सकते हो। अभी यही कंपैरिजन अगर ये मैं ईयर हटा दूं, मैं कर दूं यहाँ पे इंडिया चाइना, ऐसा कंपैरिजन करो, मतलब चाहे ईयर्स में कंपैरिजन करना हो, चाहे कंट्रीज में कंपैरिजन करना हो, दो स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करना हो, कुछ भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ। और इसको समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ग्राफ और डायग्राम। तो चेंजेस हो रहे हो डिफरेंट सेक्टर्स में या फिर कंपैरिजंस कर रहे हो, वो चीज भी पॉसिबल हो सकती है with the help of diagram and graph. This is the advantage of the graph and diagram. Simple, ठीक है। फिर आपको चीज क्या बताइए कि फिफ्थ पॉइंट बताइए, टाइम एंड एफर्ट। टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड। किसका टाइम एंड एफर्ट, एक मेरा और एक आपका। देखो मैं कौन हूं, प्रेजेंटर, आप कौन हो, रीडर, ऐसा समझो। मैं कौन हूं, प्रेजेंटर। प्रेजेंटर क्या करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है। देखो कोई भी चीज को है ना, अभी मैं थियोरेटिकल जाऊंगी और मैं डेटा लूं, उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बोर लगेगा। मैं ऐसा डायग्राम दिखा दूं आपको
और इस डायग्राम से क्या हो जाएगा, मेरा टाइम और एफर्ट भी बचेगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो प्रेजेंटर का भी टाइम और एफर्ट सेव होगा और रीडर जो समझ रहा है उसको भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा 1 सेकंड में, कंसेप्ट को एकदम क्लियर उसको समझ में आ जाएगा। तो दोनों का टाइम बचेगा, समझे। और एक लास्ट वाला है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कल हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, वो सब क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स आसान हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई, इजी बना देता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को, ट्रेंड्स पता चल जाते हैं उनको, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस पता चल जाते हैं, चेंजेस जो भी हो रहे सेक्टर्स में कंपैरिजन करना हो, टाइम एंड एफर्ट बचता है और इकोनॉमिक